तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ई रिक्शा के बारे में जानेंगे। कभी ना कभी आप लाइफ के अंदर ई रिक्शा के बारे में सर्च किया होगा, या तो आप ई रिक्शा खरीदना चाहते हैं, या तो आप ई रिक्शा के बारे में प्रॉपर नॉलेज गेन करना चाहते हैं, या तो बहुत सारे सवालात आपके मन में होंगे। तो सभी को क्लियर करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो थोड़ी लंबी सी भी होगी तो पूरा देख लेना, क्योंकि ई रिक्शा के बारे में सब कुछ आपको मिलने वाला है। ई रिक्शा खरीदना चाहिए क्या नहीं, जैसे कि हमारे पुराना जो ऑटो को ई रिक्शा का कन्वर्जन किट्स के साथ ई रिक्शा में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या नहीं। तो फ्रेंड्स, क्या क्या प्रॉब्लम आने वाले हैं जब हम ई रिक्शा लेंगे या बनाएंगे, तो सभी के बारे में हम इस वीडियो में पूरा क्लियरली हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना फ्रेंड। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, ऐसे वीडियो हमेशा देखना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं या तो मालूमात करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मत भूलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये नहीं कहूंगा कि मैं ई रिक्शा नहीं खरीदना है, ई रिक्शा खरीदना है, लेकिन क्या हम अभी तैयार हैं जो फिलहाल मार्केट में जो चल रहा है उसके हिसाब से हम ई रिक्शा खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए, या खरीदेंगे तो कौन से प्रॉब्लम आएंगे, इसको ध्यान रखना बेहद जरूरी है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा नॉलेज गेन करके, पूरा डाटा कलेक्ट करके मैं बना रहा हूं। आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेंगे तो आपके मन में के सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। ई रिक्शा खरीदना चाहिए या कन्वर्जन किट खरीदना चाहिए, क्या डीजल रिक्शा खरीदना सही है, ये सब के सब सवाल आपके क्लियर हो जाएंगे। तो मेनली जो अभी फिलहाल जो मार्केट के अंदर ई रिक्शा चल रहे हैं, तो उसके अंदर मेन जो प्रॉब्लम्स है वो 4 प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में पहले जान लेते हैं। उसके बाद हम सभी एक एक प्रॉब्लम को हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जो डिसएडवांटेज यानी हमारा जो प्रॉब्लम है उसको मैं कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया हूं। जैसे कि 2 कैटेगरी हो गए। पहला कैटेगरी ये है कि हर एक ई रिक्शा खरीदने वाले बंदे को जो मेन प्रॉब्लम आते हैं वो 4 प्रॉब्लम है। उसके 4 प्रॉब्लम को हम पहले मालूमात करेंगे, बाद में हम छोटे मोटे जो भी प्रॉब्लम आते हैं पर्सनली हम ई रिक्शा खरीदने के बाद उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम पहले मेन जो प्रॉब्लम आता है उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि कास्ट, जो डीजल का जो ऑटो हम खरीदने जाते हैं तो 2.5 लाख से लेके 3 लाख के करीब हो जाता है, और ईएमआई के साथ में 3 लाख या 3,50,000 तक हमारा जो बजट है वो पहुंचता है। लेकिन ई रिक्शा में भी सेम अमाउंट हमें लगाना पड़ता है, हम ई रिक्शा खरीदना चाहते हैं तो क्या फ्रेंड्स हम इतना ही अमाउंट लगा के ई रिक्शा खरीद रहे हैं, तो उससे क्या क्या नुकसानात होंगे वो पता करना चाहिए, हमें बेहद जरूरी है। तो इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो मेन डिसएडवांटेज ये हो गया कि हमें अमाउंट तो उतना ही लगाना पड़ रहा है। जैसे कि आप एक अच्छा कंपनी से आप ई रिक्शा खरीदना चाहते हैं तो आपको 2.5 से लेके 3 लाख तक आपका जो बजट होने वाला है वो जाने वाला है। तो फ्रेंड, चलते हैं दूसरा डिसएडवांटेज की तरफ से। तो जो दूसरा हमें प्रॉब्लम होने वाला है वो रेंज होने वाला है। जैसे कि हम 2.5 या 3 लाख के बीच में हम एक अच्छी कंपनी से ई रिक्शा खरीदते हैं तो हमें रेंज कितने मिलने वाले हैं, यानी हमें सीधा सीधा जानेंगे तो हमें माइलेज कितना मिलने वाला है। जब एक बार हम फुल चार्ज कर लेंगे तो कितना दूर हम ट्रैवल कर सकते हैं हमारे ऑटो से, तो हम ये जानेंगे फ्रेंड्स। जैसे कि हमारे एक कंपनी जो मेन अच्छी कंपनी को पकड़ते हैं, जैसे कि महिंद्रा हो गया, अपी हो गई, जैसे बजाज हो गया, जो भी कंपनी आपको टॉप है उसको पकड़ते हैं, उससे अगर ई रिक्शा लेते हैं तो अभी फिलहाल जो मार्केट में है वो 80 से लेके 150 किलोमीटर तक आपको ई रिक्शा प्रोवाइड कर रहे हैं। इतना किलोमीटर आपको ई रिक्शा एक बार चार्जिंग करने पर आपको ई रिक्शा चलेगी। तो फ्रेंड्स, ये बात ध्यान में रखना, अगर 150 किलोमीटर आपको कोई रेंज दे रहा है आपको ई रिक्शा के अंदर, तो आप 150 किलोमीटर तक आप ट्रैवल नहीं करेंगे। आपके हिसाब से आप कितना ट्रैवल करेंगे, आप सिर्फ 75 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे। क्यों, ये बात ध्यान में रखना फ्रेंड्स। हर एक जो ई रिक्शा जो खरीदने वाला है वो किलोमीटर के हिसाब से रेंज देख रहा है, लेकिन ये भूल जा रहा है कि आप जितनी दूर ट्रैवल करते हैं उतनी दूर से फिर आपको वहीं पे पहुंचना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जैसे कि आप अगर ई रिक्शा जो है आपको 100 किलोमीटर रेंज दे रहा है, एक बार चार्जिंग करने पर 100 किलोमीटर आपको ट्रैवल कर सकते हैं, तो ये सोचिए फ्रेंड्स, अगर आप कंटिन्यूअसली 100 किलोमीटर जाएंगे तो रिटर्न कब आएंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है, आपको 100 किलोमीटर अभी कोई भी रेंज मिल रही है आपको तो आपके हिसाब से 50 किलोमीटर मिल रही है। जैसे कि आप आपके घर से या आपके जो लोकेशन स्टार्टिंग पॉइंट से लेके आप 50 किलोमीटर जाएंगे तो फिर रिटर्न आपको 50 किलोमीटर रिटर्न आना पड़ता है। तो यहां पे हो गया टोटल मिला के 100 किलोमीटर। तो आपके हिसाब से कितना माइलेज मिला, यानी कितना डिस्टेंस आपको मिला कि एक बार चार्जिंग करने पर आपको रेंज कितना मिला, ये बात कोई ही नहीं बताता फ्रेंड्स आपको, लेकिन मैं बता रहा हूं तो आपको ध्यान में रखना है। अगली बार अभी कभी भी ई रिक्शा के बारे में सोचेंगे या वो डिस्टेंस रेंज के बारे में आपको बताएगा तो आपको उसको ऑफ कर लेना है, क्योंकि आप जितनी दूर जाते हैं वहां से फिर रिटर्न भी आना आपको बेहद जरूरी है, वहीं तो नहीं रुक सकते आप। जैसे कि ई रिक्शा 80 किलोमीटर आपको रेंज दे रहा है तो आपके हिसाब से हो गया 40 किलोमीटर। अगर कोई 150 किलोमीटर दे रहा है तो आपके हिसाब से होगा 75 किलोमीटर, यानी 70 पर 5 किलोमीटर आपको मिलने वाला है रेंज।
ये ध्यान में रखना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये हो गया दूसरा डिसएडवांटेज हमें मेनली मिलता है। और तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि फ्रेंड्स आपको सपोर्ट यानी कंपनी की तरफ से वारंटी कैसे मिलने वाली है। हर एक नया ई रिक्शा खरीदने पर जो मेन बड़े बड़े कंपनी अभी फिलहाल दे रहे हैं आपको 36 मंथ्स की वारंटी दे रहे हैं चार्जर पे, बैटरी पे, मोटर पे। लेकिन 36 मंथ्स के बाद क्या होगा ये नहीं पता आपको। तो फ्रेंड्स उसी के बारे में आपको कंपनी क्लैरिफाई नहीं करती है 36 मंथ आपको क्यों वारंटी दे रही है। मेरा एक डाउट है, जैसे कि हमें ईएमआई में भी मिल जाती है कंपनी की तरफ से ई रिक्शा, तो वो 36 मंथ तक आपको ईएमआई करने वाला है। तो आपको 36 मंथ्स के लिए आपको चलाने के लिए अच्छा सपोर्ट भी देंगे, तो तभी जाके आप चला के आप ईएमआई भर पाएंगे। लेकिन उसके बाद फ्यूचर में क्या होने वाला है इसके बारे में अभी क्लैरिटी नहीं है, तो ये भी ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। ये तो होगा तीसरा डिसएडवांटेज यानी हमें नुकसान। अब चौथे की तरफ चलते हैं। चौथा डिसएडवांटेज ये है कि पिकअप के बारे में आपको क्या पता है। अभी जितने भी डीजल ऑटो ले रहे हैं सिर्फ पिकअप के बारे में कोई नहीं जानता। जैसे कि जितना लोड आप डाल सकते हैं उतना लोड डाल के आप गाड़ी को भगाते हैं। एक बात ध्यान में रखना फ्रेंड्स, ई रिक्शा में ऐसे नहीं होने वाला है। ई रिक्शा में ये होने वाला है कि टोर के ऊपर डिपेंड होता है आपका जो गाड़ी है वो कितना पिकअप उठा सकती है। आपके ई रिक्शा में कितना टॉर्क है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि आप ई रिक्शा के अंदर कितना लोड उठा सकते हैं। जैसे कि हर एक गाड़ी में डीजल हो या ई रिक्शा हो आपको 2+1 यानी 2 पैसेंजर 1 ड्राइवर मिल जाता है, या 3+1 यानी 3 पैसेंजर और 1 ड्राइवर के हिसाब में मिल जाती है। ये गाड़ी आपको कंपनी से इसी हिसाब से आपको डिलीवर होती है। एक बात मुझे जरूर बताना फ्रेंड्स कमेंट के अंदर, क्या आप 3+1 ऑटो खरीद के 3+1 ही जर्नी करते हैं? ये तो आप जानते हैं खुद ऑटो होगी, तो आप नीचे कमेंट करके बताना। तो इस हिसाब से आप अगर ई रिक्शा के अंदर 3+1 खरीद लें तो आप कितना ट्रैवल करते हैं और कितने जन को बिठाते हैं। तो यानी आपको ई रिक्शा टॉर्क देगा 3+1 का हिसाब में, और बॉडी का जो वेट है उसके हिसाब में आपको वो पिकअप देगा। अगर आप उससे ज्यादा बिठाएंगे तो कहां पे प्रॉब्लम होगा आपको पता ही होगा। तो आपको पता नहीं है तो ये मैं बता दूं फ्रेंड्स, आपका जो टॉर्क है उसके हिसाब से अगर वेट नहीं डालेंगे तो आपका जो मोटर है वो डैमेज होने की चांसेस है। अगर डीजल के हिसाब में ये बात कर लेंगे तो डीजल के अंदर क्या होता है, अगर आप लोड ज्यादा डालेंगे तो क्लच पेड के ऊपर वजन गिरता है, क्लच पेड खराब होती है, तो आप क्लच पेड चेंज करा के आप फिर सेम पिकअप ले सकते हैं। लेकिन ई रिक्शा के अंदर ऐसे नहीं होने वाला है, तो उस वजह से आप ये भी ध्यान में रखना है। तो ये हो गए मेन जो प्रॉब्लम्स है, वो हर एक ई रिक्शा खरीदने वाले को ये जो 4 मेन प्रॉब्लम आने वाले हैं इनके बारे में जरूर सोचना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलते हैं अभी इंडिविजुअली जो प्रॉब्लम हम मुझे दिखे हैं, मेरे पर्सनली मुझे दिखे हैं, या कोई बंदा ई रिक्शा खरीदता है तो उसके हिसाब से उसको क्या प्रॉब्लम आने वाले हैं मैं बताने वाला हूं। जैसे कि ये छोटे भी प्रॉब्लम समझ लीजिए या इंडिविजुअल प्रॉब्लम भी समझ लीजिए। प्रॉब्लम नंबर 1 ये नोटिस किया हूं कि जैसे कि ई रिक्शा आप खरीदने जाते हैं तो उसका डिजाइन पहले आप देखते हैं। जैसे कि ई रिक्शा के डिजाइन आप देख सकते हैं, यहां पे दे दूंगा, मैं फोटोज दे दूंगा, आप देख सकते हैं। जो फिलहाल हम मार्केट के हिसाब से डीजल के जो ऑटोस है उसको अब आदत हो चुकी है हमें वो डिजाइन देख देख के। अब फिलहाल जो ई रिक्शा के डिजाइन है वो एक प्रॉपर तरीके से कंपनी डिजाइन नहीं कर पा रही है, या तो कंपनी का जो डिजाइन है वो हमें पसंद नहीं आ रहा है। तो ये तो हो गया एक छोटा डिसएडवांटेज समझ सकते हैं। तो फ्रेंड चलते हैं दूसरे की तरफ। ये तो छोटा नहीं समझूंगा लेकिन आपके हिसाब से छोटा ही होगा। जैसे कि हर एक बंदा डीजल का हो या इलेक्ट्रिक रिक्शा हो आप लेते हैं तो फिलहाल आप 1-2 साल चलाने के बाद रीसेल कर देते हैं, यानी दूसरी नवी ऑटो लेना चाहते हैं तो पुरानी ऑटो को बेच के नवी ऑटो लेना चाहते हैं। लेकिन ई रिक्शा के बारे में क्या सोचा है? ई रिक्शा क्या फ्यूचर में जाके रीसेल होने वाली है? क्या कोई आपके पास इंक्वायरी कीजिए, क्या आप ई रिक्शा बेचना चाहते हैं तो कोई लेना चाहता है? 90% पीपुल इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। क्यों? इसके तो बहुत सारे रीजन है। पहला, उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है ई रिक्शा के बारे में। जो भी खरीदना चाहता है, जो भी बेचना चाहता है, उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है ई रिक्शा के बारे में। उससे फायदा क्या है, नुकसान क्या है, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं है। ये भी एक डिसएडवांटेज हो गया आपको ई रिक्शा के लिए। और तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि चार्जिंग का बहुत प्रॉब्लम आएगा। जैसे कि आप पेट्रोल या डीजल के ऑटो लेते हैं तो आपको कभी भी पेट्रोल डीजल कहीं पे भी मिल जाएगा, 1-2-3 किलोमीटर के दूरी पे या 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के दूरी पे मिल जाता है। क्या आपको चार्जिंग स्टेशन नजर आती है? तो छोड़िए, आप चार्जिंग स्टेशन तो नजर नहीं आती है, लेकिन आप घर पे चार्ज कर सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं आप घर पे चार्ज करके आप ड्राइव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप दिन में आपको 70 किलोमीटर या 100 या 150 किलोमीटर भी आपको रेंज मिल रहा है। तो मैं पहले बता चुका हूं 150 किलोमीटर यानी आपको 75 किलोमीटर ही मिल रहा है। तो उतना ही चलाते हैं क्या आप? चलिए 70 या 80 किलोमीटर भी चला रहे हैं दिन में, तो नाइट में चार्जिंग लगाना है। तो फ्रेंड्स ये याद रखिए, कभी भी नाइट में जर्नी करना है आपको तो कब चार्जिंग करना पड़ेगा? दिन में करना पड़ेगा। एक ऑटो इलेक्ट्रिक अभी जो मार्केट में है उसके हिसाब से एक ऑटो को फुल चार्ज होने में 3 से लेके 4 घंटा या 4 से लेके 5 घंटे तक पूरा फुल चार्ज होने में लगा देते हैं। हाँ, थोड़े कंपनी तो ये भी क्लेम कर
तरीके की स्वाइपेबल बैटरी है, लेकिन आपके पास कहां पे चार्जिंग स्टेशन दिखता है ये भी ध्यान में रखना है आपको। तो ये एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि चार्जिंग का भी आपके पास प्रॉब्लम हो सकता है। तो फ्रेंड चौथा प्रॉब्लम ये देखेंगे कि क्या आपके जो गाड़ी लेते हैं कंपनी से, आपको ऑटो डिलीवरी होती है, ऑटो या कोई भी बाइक या समझ लीजिए कोई भी गाड़ी समझ लीजिए आप खरीदते हैं, जैसे कार हो गया, बाइक हो गया, ऑटो हो गया, लारी हो गया, जो भी गाड़ी खरीदते हैं, क्या लाइफ लॉन्ग वैसे ही रहती है आपकी गाड़ी? बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, मेरे को पता है, बिल्कुल नहीं। आपको भी पता होगा, जैसे आपके पास जो भी गाड़ी है, ऑटो को छोड़िए, जो भी गाड़ी है, आपको थोड़ा ना थोड़ा आपके हिसाब से मॉडिफिकेशन आप कर चुके होंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंड्स, क्योंकि हम जो भी गाड़ी कंपनी से लेते हैं एकदम थोड़े से थोड़ा भी अपने हिसाब से हम मॉडिफिकेशन करते हैं। जब ई रिक्शा के अंदर आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो आपका रेंज है वो कम होने वाला है। क्यों, ये बात बता देने वाला हूं। जैसे कि फ्रेंड्स, हम जो ई रिक्शा का जो मोटर टॉर्क जो डिजाइन होता है वो बॉडी के वेट के हिसाब से प्लस पैसेंजर कितने बैठेंगे उसके हिसाब से डिजाइन होने वाला है। जैसे कि 4 से 5 किलोवाट की मोटर आपको गाड़ी में देने वाला है, तो उसके हिसाब से उसका वेट ऑलरेडी डिजाइन हो चुका है। तो आपको क्या प्रॉब्लम होने वाला है यहाँ पे, आप अगर डिजाइन एक्स्ट्रा फिटिंग कुछ ना कुछ लगा रहे हैं, लाइटिंग लगा रहे हैं, एग्जांपल के तौर पे सोचेंगे एलईडी बल्ब में अपग्रेड करना चाहते हैं, कहां पे उसका प्रॉब्लम होगा? बैटरी के ऊपर गिरेगा। आप अगर कुछ भी एक्स्ट्रा फिटिंग लगाना चाह रहे हैं तो वो कम से कम वेट होगा, आपको आधा किलो भी होगा, 1 किलो भी होगा, कितना भी किलो होगा, आपको कहां पे वेट गिरने वाला है? आपके मोटर के ऊपर। तो मोटर के ऊपर वेट गिरेगा तो वो प्रॉब्लम कहां पे करेगी? बैटरी ज्यादा कंज्यूम करेगी। बैटरी ज्यादा कंज्यूम करने से आपका जो रेंज है फिर से कम होने वाला है। तो ये मत भूलिए। तो यहां पे क्या होगा, मॉडिफिकेशन लिमिटेड है, लिमिटेड नहीं, पूरा ही नहीं कर सकते हैं। जैसे कंपनी से आए वैसे ही चलाना पड़ेगा। क्या आप वैसे ही चलाना पसंद करोगे जैसे कंपनी से निकली है गाड़ी, लाइफ लॉन्ग वैसे ही चलाना चाहते हैं? आप कमेंट में कर दीजिए। तो फ्रेंड्स ये हो गए 4 प्रॉब्लम्स। अब तो फ्रेंड्स चलते हैं 5वें प्रॉब्लम की तरफ। 5वां प्रॉब्लम ये है कि रिपेयर नहीं करा सकते। जैसे कि आपको ज्यादा से ज्यादा तो इलेक्ट्रिक जो भी व्हीकल होती है उसके अंदर रिपेयर नहीं आती है, लेकिन अगर रिपेयर आ गई कभी ना कभी कहीं पे भी तो आपको मैकेनिक खरीद में मिल सकता है क्या? आप एक बार सोच लेना, बेहद जरूरी है। जैसे कि फ्रेंड्स आपको जो डीजल ऑटो होती है, कहीं ना कहीं आप कहीं भी प्रॉब्लम आ जाए तो आप वहां से मैकेनिक को लेके आके रिपेयर करा सकते हैं। क्या इलेक्ट्रिक जो गाड़ी होती है उसको मैकेनिक करीब में है, अवेलेबल है? अगर एक बार अवेलेबल भी हो गया तो वो बना सकता है, तो फिर वो कहीं आपके ऑटो के अंदर, इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर आपको रिपेयर कर दिया तो कंपनी उसको वैलिड नहीं करेगी, क्योंकि कंपनी के वारंटी के हिसाब से कोई भी ऑटो के अंदर कौन सी भी चीज को छेड़खानी या रिपेयर करना नहीं चाहिए, तभी जाके आपको वारंटी वैलिड होगी। तो इसके बारे में भी बेहद जरूरी सोचना है फ्रेंड्स आपको। तो चलते हैं 6वें प्रॉब्लम की तरफ, जो मैं पहले भी बता चुका हूं। चार्जिंग की बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। जैसे कि आप एक बार घर पे चार्ज कर लिए हैं तो आप जाके कहीं पे भी लॉन्ग सफर करना चाह रहे हैं, लॉन्ग आपको जाना है, तो आपको चार्जर साथ में भी ले गए तो कहां पे आप चार्जिंग लगाएंगे? जैसे कि हर एक के पास बाहर आपके लिए, व्हीकल के लिए आपको चार्जर अवेलेबल नहीं है अभी फिलहाल के लिए, तो हर एक के घर में प्लग लगाना पड़ता है। क्या ऑटो आपके घर के दरवाजे के तक पहुंच सकती है? नहीं। तो चलिए, आप दरवाजे तक नहीं पहुंच सकती है, आप एक्स्ट्रा वायर की भी इंतजाम कर लिए तो घर में जाके उसका पूछना पड़ता है। आजकल हर एक बंदे को ये नॉलेज नहीं है कि कितना करंट कंज्यूम करेगी आपकी ऑटो चार्ज करने पर। अगर आपके पास करंट बिल ज्यादा आ रही है तो वो बंदा मना भी कर सकता है। जैसे कि आप किसी के भाड़े में जा रहे हैं, कहीं पे भी किराए में जा रहे हैं, तो आपको चार्जर साथ में ले जाना पड़ता है। चार्जर साथ में ले गया तो भी उसको समझाना पड़ता है चार्जिंग लगाने के लिए। अगर कोई बंदा मान नहीं रहा तो आपको कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये भी ध्यान में रखना है फ्रेंड, चार्जिंग का भी जो प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स लास्ट नहीं कहूंगा, बहुत सारे प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने ये 7वें नंबर पे रखा है। जैसे कि लॉन्ग यूज नहीं करते हैं, जैसे कि डीजल ऑटो हो गई, बहुत दिन तक आप यही की जगह रखे हैं, कहीं दूर जा रहे हैं, ऑटो नहीं ले गए, घर पे रखे हैं, तो आपको यूज नहीं करते हैं। कभी भी आप सेल्फ उठा के या रस्सी खींच के आप ऑटो शुरू कर सकते हैं। अगर रस्सी खींच के ऑटो कैसे स्टार्ट करते हैं आपको पता नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ पे आई बटन में लिंक दे दूंगा, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूं, तो वो क्लिक करके देख ले सकते हैं। तो उस तरह से आप ऑटो को शुरू कर सकते हैं। क्या तो ये तो हो गया कि एक कंपनी से नई ई रिक्शा खरीद के आप चलाना चाहते हैं, आप मेंटेन करना चाहते हैं, तो ये हो गया आपके जो प्रॉब्लम्स है, इसको ध्यान में हमेशा रखना है आपको एक ऑटो कंपनी से खरीदना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, क्या आजकल जो मार्केट के अंदर जो कन्वर्जन किट के नाम पे हमें मिल रहे हैं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप यूट्यूब के अंदर देखे होंगे, बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं कि आपको ई रिक्शा के नाम पे जो कन्वर्जन किट मिलती है उसको इस्तेमाल करके ई रिक्शा आप खुद ही जो पुराने डीजल ऑटो होती है उसको
चेंज कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे भी मैं बताने चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम्स को याद रख, या इस जो मैं बताने वाला हूं पॉइंट्स उसको याद रखना बेहद जरूरी है। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने भी ई रिक्शा बनाने का जो प्रोसेस है उसको एनालिसिस किया हूं और डाटा रिसर्च किया हूं, तो उससे पता चला है कि हर एक बंदा ऑटो चलाने वाला या ऑटो रखने वाला प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है इलेक्ट्रिक किट के अंदर। जैसे कि हो गया कितना टॉर्क का मोटर आपको लेना चाहिए, कौन सी मोटर लेना चाहिए, कितना बैटरी यूज करना चाहिए, कहां पे वायरिंग खरीदना चाहिए, कहां पे वायरिंग का जो नॉलेज होता है वो भी नहीं होता है, जो चार्जर कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए या कन्वर्जन किट होता है वो कौन सा लेना चाहिए, इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है हर एक बंदे को। तो ये तो हो गया फर्स्ट प्रॉब्लम। दूसरा, चलो पूरा नॉलेज आपको है फिर भी आपको हाई कास्ट में मिलेगा। जैसे कि मैं एक वेबसाइट पे नंबर लेके उसको फोन किया हूं, मुझे एक BLDC मोटर 4 किलोवाट्स लेने के लिए। जब 4 किलोवाट्स होता है आपको आपके ऑटो के लिए कम से कम, परफेक्ट नहीं कहूंगा, कम से कम 4 किलोवाट की मोटर आपके ऑटो के अंदर लगाना चाहिए। तो उसके लिए मैं एक कंपनी से बात किया हूं, तो उसने बताया मुझे कम से कम 50 से 60 हजार तक का मुझे सिर्फ मोटर को और वो जो किट होती है जो मोटर को करंट जो पहुंचाती है बैटरी से, उस किट के मुझे कास्ट होने वाला है। लेकिन इसके अंदर बैटरी का कास्ट नहीं बताया हूं, बस ये मोटर और किट के हिसाब से 60 हजार का खर्चा आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, 60 हजार रुपया खर्च करके भी हम मोटर खरीद लेते हैं, तो उसको पावर देने के लिए हमें 4 किलोवाट की बैटरी तैयार करना पड़ेगा। आप समझ लिए 2 से लेके 4 किलोवाट की बैटरी का जो खर्चा आ रहा है, जो बनाने में जो खर्चा आ रहा है वो 1 लाख तक आ रहा है करीब करीब। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया मोटर और बैटरी को मिला के 1.5 लाख रुपया आप आपके नॉलेज पे आप खर्चा कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वैसे भी आप मोटर भी खरीद लिए हैं, बैटरी भी खरीद लिए हैं, तो फ्रेंड्स आपको डिलीवरी होने के बाद अगर फेल हो गया, बैटरी भी हो गया या कन्वर्जन किट जो होता है मोटर भी हो गया, वो फेल होगा, तो आपको कोई वारंटी नहीं मिलने वाली है। तो समझो आप पैसा कचरे में गया आपका। तो इसका कौन जिम्मेदार होगा? आप ही तो होगा। वो पहले ही बेच रहे हैं कि नो वारंटी नो गारंटी। एक बार आप खरीद लिए, आपको डिलीवरी हो गया तो आपको नहीं मिलने वाला है, पैसा आपका रिटर्न नहीं आने वाला है, या आप उसको रिपेयर नहीं करा सकते। तो यहाँ पे एक बात और सोचने की बात है, जैसे कि BLDC मोटर हो गया, आपको लोकल मैकेनिक जो फैन बनाते हैं, जब मोटर बनाते हैं, उनके पास उसको नॉलेज होगा तो वो बना भी सकता है। लेकिन जो किट होती है, जो BLDC की कन्वर्जन किट, जो बैटरी से हमें मोटर को करंट पहुंचाने वाली जो किट होती है, वो अभी तक कोई भी रिपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार ओपन हो गया तो उसका वारंटी भी नहीं है, उसका कुछ भी नहीं होता। और उसको यहाँ पे इंडिया में फिलहाल तो मैं बहुत सारे कंपनी से बात किया हूं, तो वो अभी उसका खुद का प्रोडक्ट नहीं है, वो चाइना से या दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करके हमको देने वाले हैं। तो उसके ऊपर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उसको प्रॉपर कंडीशन में रखना पड़ता है, जैसे कि टेम्परेचर सही से रखना है और उसको करंट का जो कनेक्शन है वो प्रॉपर तरीके से देना है। एक बार अगर गलत कनेक्शन हो गया तो आपका वो किट है वो खराब होने वाला है, तो उसका पैसा बेकार होने वाला है। तो इसको बेहद जरूरी याद रखना। आपको अगर बनाना चाहते हैं कन्वर्जन किट भी, तो आपका रिस्क आप लेना चाहते हैं, अगर पैसा जो है वो आपके रिस्क पे लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, इसके अंदर कोई रुकावट नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसके कन्वर्जन किट के अंदर चौथा जो प्रॉब्लम है वो आपको बैटरी, जो बैटरी चूज करनी है वो बेहद अच्छी चूज करनी है। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमें बैटरी खरीदने जाते हैं इंडिया के अंदर, तो डुप्लीकेट बैटरी मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस है। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कंपटीशन है, अभी बैटरी जो फिलहाल हमें नॉलेज नहीं रहता है उसके बारे में, जैसे कि हमें कितना बैटरी हमें कैपेसिटी मिलने वाली है एग्जैक्टली। अब समझिए एक वाट की बैटरी मिल रही है, तो 1 वाट की बैटरी चार्ज नहीं होती है, कम होती है, तो वो गारंटी कोई भी कंपनी नहीं देती है। तो वहां पे आपको कास्ट ज्यादा गिरने वाला है। जैसे कि अच्छी बैटरी आप खरीदना चाहते हैं तो उसको अच्छा पैसा लगाना, मतलब पैसा ज्यादा लगाना चाहिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड होता है बैटरी चूज करने में। और बैटरी, एक बैटरी सिंगल, अगर आप डिजाइन की हुई बैटरी नहीं लेते हैं, सिंगल लेके आप डिजाइन करना चाहते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारी दिक्कत आने वाली, क्योंकि वहां पे वोल्टेज का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है, वायरिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारे दिक्कत आने वाली है। तो उसके बारे में भी आप ख्याल रखना बेहद जरूरी है। तो फ्रेंड्स, इस हिसाब से तो कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना नहीं चाहिए क्या कोई भी कन्वर्जन किट लगाना नहीं चाहिए क्या? तो फ्रेंड्स, इस हिसाब से मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि आप ई रिक्शा ना लीजिए, लेकिन इससे जो जितने डिसएडवांटेज है उसका भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि 2 से 3 लाख रुपए हम खर्च कर रहे हैं, या कन्वर्जन किट पे 1.5 से 2 लाख रुपए हम खर्च कर रहे हैं। इस पॉइंट का ध्यान हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि आप पैसा इतना खर्चा कर रहे हैं, अगर आपको सक्सेस नहीं मिलती है तो आपका नुकसान बहुत होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ डिसएडवांटेज ही नहीं, एडवांटेजेस भी बहुत ज्यादा है। तो फ्रेंड्स, नुकसान तो बहुत बता दिया हूं, लेकिन फायदे भी बहुत है इससे।
जैसे कि आप एक ई रिक्शा अगर कंपनी से ले रहे हैं, पहला यह है कि आप ई रिक्शा आप कंपनी से ले रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलने वाली है। वो कितना अमाउंट है, वो कितना, ये प्रॉपर से नहीं पता है, क्योंकि वो व्हीकल के ऊपर डिपेंड होता है, कितना व्हीकल पे अमाउंट खर्चा कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको सब्सिडी मिलने वाली है। ये तो हो गया फायदा नंबर 1। फायदा नंबर 2 ये है कि आपको जीरो मेंटेनेंस चार्जेस रहेंगे, जैसे कि 3 साल तक आपको गारंटी दे रही है। जैसे कि कंपनी, हर एक कंपनी अपने खुद जो ई रिक्शा होती है उसको 3 साल तक का आपको मेंटेनेंस फ्री में करके देगी, यानी कुछ भी रिपेयर आ रहा है तो मिनिमल चार्जेस या 100, 200, 500 के अंदर लेके आपको रिटर्न कर देंगे। यानी जैसे चार्जर खराब हो गया तो आपको नया चार्जर देगी, रिप्लेस करके देगी। तो ये भी फायदा हो गया आपको। और तीसरा फायदा ये है कि आपको जीरो एक्स्ट्रा कास्ट होंगे। जैसे कि आप डीजल ऑटो लेंगे तो आप डीजल ऑटो के अंदर डीजल का भी खर्चा निकालना पड़ता है, आपका भी अर्निंग निकालना पड़ता है, डबल आपको काम करना पड़ता है, ज्यादा काम करना पड़ता है। लेकिन इसके अंदर वैसा नहीं होता है। जैसे एक आदमी भी चढ़ के आपके वहां पे ट्रैवल कर रहा है तो उस एक आदमी का पैसा आपके जेब में आने वाला है, कहीं पे नहीं जाने वाला है, जैसे कि डीजल के लिए जा रहा था। क्योंकि चार्जिंग तो आप घर पे कर रहे हैं तो चार्जिंग के लिए, करंट के लिए कम पैसा जाता है। तो कुछ कंपनी ये भी दावा करती है कि 30 पैसा पर किलोमीटर जाने वाला है। तो अगर डीजल के हिसाब से देखें तो बहुत कम खर्चा होने वाला है। तो ये भी एक फायदा हो गया। और फायदे तो बहुत है, लेकिन आपका जो कमाई हो वो जो डबल होने वाली है, ये भी एक है। तो आपको तो फायदे बहुत सारे लोग बताते हैं, लेकिन आपके हिसाब से कितना फायदा हो रहा है आपको ई रिक्शा खरीदने से, आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से किसको ई रिक्शा लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, मैं रिकमेंड करूंगा जिसको भी मेन सिटी में जो ऑटो रिक्शा चला रहा है, जैसे कि हो गया हैदराबाद, हो गया मुंबई, हो गया दिल्ली, हो गया चेन्नई, हो गया, जो मेन सिटी के अंदर जो रिक्शा चलाते हैं उनको ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल होता है करीब के अंदर, जो सिटी में ही चलाते हैं। और दूसरा ये हो गया लॉन्ग डिस्टेंस नहीं जाते हैं, वो करीब ही जाते हैं, तो आप कहीं से भी रिटर्न आ सकते हैं। और ये भी हो गया कि मेंटेनेंस का जो भी आपको प्रॉब्लम होगा तो आपके नियर बाई शोरूम होगा, वहां पे जाके आप आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करा सकते हैं। तो आप मेन सिटी में जब ड्राइव कर रहे हैं तो आप ले सकते हैं। तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि जिनको जो गांव में चलाते हैं, जैसे कि आपको सिटी 100 किलोमीटर या उससे ज्यादा दूर है, तो आप एक बार सोच लीजिए, क्योंकि आपको चार्जिंग स्टेशन कहीं पे भी नहीं मिलने वाला है। और मेंटेनेंस का कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो आपको 100 या 200 किलोमीटर आपको जाना पड़ता है शोरूम के लिए। बीच में कोई भी रिपेयर नहीं कर सकता है, क्योंकि कंपनी की जो वारंटी होती है वो इनवैलिड हो जाती है। और तीसरा है कि हम जब गांव में ऑटो चलाते हैं तो आपका रोड कैसा है आपको ही पता होगा। सिटी में तो रोड साफ सुथरा रहता है, जैसे कि इतने तो गड्ढे नहीं रहते हैं कि जितने गांव में होते हैं। और गांव में कई जगह तो डांबर रोड भी नहीं होते, जो डांबर के अवेलेबल होते हैं वो रोड भी नहीं होते हैं, तो मट्टी के रोड पे कहीं गड्ढे में गिरना पड़ता है। उसके लिए पिकअप आपके हिसाब से आप कंट्रोल करते हैं, क्लच या गियर के हिसाब से। लेकिन ई रिक्शा में क्लच या गियर नहीं रहता है, तो उसके अंदर भी दिक्कत आने वाली है। और साथ ही साथ आपको ई रिक्शा के अंदर जो टॉर्क देता है, टॉर्क होती है वो उसके हिसाब से डिजाइन होती है, जो सिटी के जो रोड होते हैं उसके हिसाब से डिजाइन होती है। क्योंकि आप जब गांव में जब आप ऑटो चला रहे हैं तो आप पैसेंजर का जो लगेज होता है वो भी डालना पड़ता है। कभी कभी के बाद तो आप सीमेंट भी लेते हैं, कभी ना कभी आपको लगेज भी ढोना पड़ता है। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में देखे होंगे आप, मैं सीमेंट डाल के लेके आया था मेरे ऑटो के अंदर। अगर नहीं देखे तो यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा वीडियो, वहां पे जाके देख लेना। तो सीमेंट डालना पड़ता है, या जो खेत का सामान होता है उसको डालना पड़ता है। बहुत सारे काम आप गांव वाले करते हैं ऑटो के अंदर, तो आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए एक बार। तो क्या उतना लोड उठा सकता है ऑटो, कहीं पे गड्ढे पे, कहीं खेती के अंदर जाना होता है, तो ये भी ध्यान में रखना है। और ये भी है कि आपको खराबी आने पर, आपके ऑटो में कुछ भी प्रॉब्लम होने पर आपको 100 किलोमीटर जाना पड़ता है। जैसे कि आप सिटी से दूर है तो वहां आपको शोरूम में जाके आपको रिपेयर कराना होता है। तो इन बातों का ध्यान में रख लीजिए। तो फ्रेंड्स, इतनी दूर आप वीडियो देखें पूरी वीडियो, तो आप एक जरूर बताना कि आपको डीजल ऑटो और इलेक्ट्रिक ऑटो का कंपैरिजन चाहिए, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, उसका भी कंपैरिजन करते हैं कौन सा ऑटो लेना बेहतर होता है। तो फ्रेंड्स, आप लास्ट तक वीडियो देखें तो आपको कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ नॉलेज आपको मिली होगी, तो आप लाइक कर दीजिए। और किसी को तो रिकमेंड करना चाहते हैं, कोई बंदा आपका कोई भी फ्रेंड या रिलेटिव कोई भी ई रिक्शा लेना चाह रहा है, तो इस वीडियो को उसको फॉरवर्ड कर दीजिए, एक बार सोच लेगा, उसके अंदर उसको भी कुछ सवाल होंगे तो उसके भी क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इतने दूर देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। और मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक टेक केयर, सेफ ड्राइव, सेफ जर्नी।